अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, फैज़ हमीद की फौरी गिरफ्तारी पे बानी पीटीआई का बयान सामने आ गया। उनका कहना था कि फैज़ हमीद की तफ्तीश से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। फैज़ हमीद का एहतसाब होना अच्छी बात है, लेकिन एहतसाब सबका होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि फैज़ हमीद हमारा असासा थे जिसे हमने ज़ाया कर दिया। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वजह से फैज़ हमीद को हटाया गया। उनका मज़ीद कहना था कि इस बात पे मेरी सख्त तलखलामी भी हुई है। गैर रस्मी गुफ्तगू अडियाला जेल में बानी पीटीआई की जानिब से की गई और सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद है। साथ ही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो एक बड़ी खबर, नई खबर सामने आई कि मज़ीद 3 फौजी रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया है। मामलात ये बताए जा रहे हैं कि ये फौजी अफसरान जो है सियासी जमात से ताल्लुकात इनके थे, पैगामात दिए जा रहे थे और फैज़ हमीद साहब से भी ये कोऑर्डिनेशन में थे। मजीद भी इससे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनके ताल्लुक है, मोहम्मद हुमायूं मेमन साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपके वक्त का। शुक्रिया जी, आपने मुझे मदद किया। देखिए सर, जो आप बता जी सर, मैं पहले आपसे सवाल कर लेती हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है बानी पीटीआई की जानिब से। सहाफ़ी जो थे वो मौजूद थे वहाँ पे, जिसपे ये कहा गया है कि ठीक है एहतसाब होना अच्छी बात है, लेकिन एहतसाब सबका होना चाहिए। फिर दूसरी जगह बानी पीटीआई ने ये भी कहा कि फैज़ हमीद जो है वो हमारा असासा थे जिसे हमने ज़ाया कर दिया। फिर उन्होंने तीसरी बात कही कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जोर दिया था कि साबिक ISI चीफ को हटाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको दोबारा बात बताता हूँ। ये सारी चीजें असल में अगर आप इन सब चीजों को देखें, जो जिस असासे की वो बात कर रहे हैं ना, देखिए फैज़ हमीद साहब वाज एन इंटेग्रल पार्ट। ये जो अफगानिस्तान से जब अमेरिका जा रहा था तो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। तो यस, हर आदमी जो उस लेवल पे होता है, DG ISI हो, DGC हो, DG जो भी हो, वो अपनी जगह पे वो असासी होते हैं। उस लेवल पे पहुंचना मजाक नहीं होता। लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचना और फिर टॉप 3 या 4 लोगों में से जो कि टॉप पोजीशन के कंटेंडर्स हो सकते हैं, हर एक नहीं होता। तो यस, वो असासा थे। अब वही वाली बात है कि बाद पॉलिटिकल लोगों के पर्सनल विशेस पे किसी को हटाना, कुछ करना, ये अपनी जगह होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से शायद वो ये सारी बातें कर रहे हैं, वो अगर आप इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी बातें अगर हम सुनते हैं, अगर हम उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की बातें सुनते हैं, तो हमें जो पता चलता है, देखिए ये याद रखें, फैज़ हमीद साहब को जो मेन पकड़ा है वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से पकड़ा है, जिसमें जब वो DGC थे तो उस वक्त टॉप सिटी, जो मेरे ख्याल में ये वो टाइम था जब मियां नवाज शरीफ साहब के बिना वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौरान में जो कुछ हुआ उसमें करप्शन की बेसिस पे और किसी को हफ्ते भेजा और उसके साथ जाति करने में, तो अब सवाल ये उठता है कि एक मेजर जनरल जो DGC है वो कैसे ये सारी चीजें इंडिविजुअली टोटली इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो इस पे एक इंक्वायरी तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। नंबर 2, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको वो रात को 12 बजे फोन करके कहते थे कि जब मैं हार रहा था तो मैंने उनको फोन किया कि जी मैं तो हार रहा हूँ। और जनरल बाजवा साहब ने एक दो निजी महफिल में ख्वाजा आसिफ से टॉन्ट भी किया कि यार तुम तो चुप रहो, मैं ना होता तो तुम तो हार जाते। 2018 की बात है। तो अब सवाल ये होता है कि ये वो टाइम है जिसमें आर्टिकल 244 लागू होता है सर्विस वाले लोगों पे। तो अगर वो बार बार बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ से जनरल बाजवा बीच में इन्वॉल्व थे, जनरल बाजवा ये कर रहे थे, फिर मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने इन सबको बुला के ये सारा किया, तो ये तो फिर उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये लोग एक तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे जो है एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, तो उससे तो फिर ये केसेस भी अच्छा हुमायूं साहब, आपको माजी के भी कुछ वाकयात याद दिलाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने रिकॉर्ड पे कहा है, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल थे, उनका कहना ये था कि फैज़ हमीद ने हमें कहा कि आप PDM की हुकूमत बनाएं, अगर आप PDM की हुकूमत बनाने में नाकाम हो गए तो नून लीग दोबारा सियासत में नहीं आएगी, हमें खान साहब से छुटकारा चाहिए। आपकी नजरों से गुजरी होगी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये
और इमरान खान भी प्रॉब्ली इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हमें जरा ज्यादा कुरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सर्विंग उस वक्त सर्विंग थे, उस वक्त उनके ऊपर वो जो जो आर्टिकल 244 है वो लागू होता था, इनके ऊपर भी, जनरल बाजवा साहब के ऊपर भी। लेकिन अभी जो है ना रिटायरमेंट के बाद, अब मुझे उसका नहीं पता रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से शिक लागू होते, कौन से नहीं होते, कौन क्या होते क्या, तो वो रिटायरमेंट के बाद जो भी है वो जरूर करे। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी प्रेसिडेंस कायम होगी कि फ्यूचर के लिए ये चीजें हर एक जो है ना वो कानून के नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मैं इसके फुली सपोर्ट, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरीके से ये किया जा रहा है उसमें थोड़ी सी बात चीजें क्वेश्चन मार्क आ रही है। अच्छा हुमायूं साहब, एक चीज इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बात की अफगानिस्तान के हवाले से कि जब अमेरिका की फौजें जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रही थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि साबिक ISI फैज हमीद साहब जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे अपना पाँव रख चुके थे और वहाँ पे चाय पी रहे थे, और एक सहाफ़ी ने उनसे कहा कि सिचुएशन कैसी है, तो उसने कहा, उनका कहना यह था कि सिचुएशन वर्स्ट नहीं है, हमने सिचुएशन को संभाल लिया है। यकीनन अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो अगर अफगानिस्तान में अमन रहेगा तो एज सच पाकिस्तान में भी अमन रहेगा। तो इस चीज़ को तो खान से प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ठीक है साबिक ISI चीफ ने इस चीज़ को संभाला था, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि साबिक ISI चीफ, आप खुद भी कह रहे हैं कि अदम एतमाद की बात की गई ख्वाजा आसिफ की जानिब से। एहसन इकबाल ने भी उसको इंडोर्स किया कि कहा कि भाई आप PDM की हुकूमत बना लें, वरना हम आपको दोबारा नून लीग की जो सियासी जमात है वो दोबारा हुकूमत नहीं कर पाएगी पाकिस्तान में। तो इसे आप कैसे देखते कि क्योंकि वो अफगानिस्तान चले गए फैज हमीद साहब, इसलिए खान साहब उन्हें पसंद कर रहे थे, मामला संभाल लिए थे? अब दो चीजें देखिए, थोड़ा सा हम इसको फर्दर डायसेक्ट करते हैं। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं और मेरा काम है सर्जरी करना। आप मुझे मेरे सर्जिकल स्किल्स पे आप मुझे इवैल्यूएट करें, तो जनरल फैज को आप उनके जो उनका प्रोफेशनल काम है उसमें थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लें। और ये याद रखें 2019 में जब वो बने थे और 2020-21 में, इस दौरान में अगर आप देखें जो टेररिज्म के जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक थे वो मिनिमम थे। तो अगर आप उस लिहाज से उनके प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से देखें जो उनका काम है वो तो बखूबी उन्होंने अंजाम दिया। और इसी तरीके से जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने हेल्प किया, स्टेबिलिटी की, सब चीजें अमेरिका को निकलने के लिए आसानी दी, वो भी आप उसको देखें तो वो भी प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से बिल्कुल सही बनता है। बिल्कुल। अब आ जाती है दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो है ना उनको करप्ट करने की कोशिश की गई, उनके साथ कोई बातचीत हुई होगी, वो जो लंदन प्लान का जो जिक्र होता है कि भाई हम आपको ये दे देंगे, आप ये कर लेंगे। अब उस जगह पे ये बात आ गई थी कि जी हम इसको निकालना है, इमरान खान को निकालना है। ये वो काम है जो उनका बनता नहीं था, उनके साथ करना नहीं चाहिए था। और अगर इनके साथ बातचीत हुई तो अगर आप देखें जो उन्होंने बात की तो वो एंड में हो तो किया ना, PDM की गवर्नमेंट बन तो गई ना। अच्छा, फिर PDM की हुकूमत किस बेसिस पे बनी थी? बाजवा साहब की बेसिस पे बनी थी या इसका क्रेडिट फैज हमीद को जाता है? देखिए मुझे एक बात बताएं, DGISI जो होता है ना जी, वो नॉर्मली कुछ कर नहीं सकता विदाउट, या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो विदाउट दी सपोर्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो शायद ये सारी चीजें इंडिविजुअली ना कर पाए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो वहां पे जो मुझे लगता है वो ये और खासतौर पर जब हम देखते हैं तो जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम एक साथ शामिल होता है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे इन्होंने सबको एक साथ बुलाया था, उसमें जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों का नाम है। तो फिर उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों बीच में इन्वॉल्व होते हैं और ये पॉलिटिकल उसमें है, तो फिर तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और ये सारी चीजों को जरा ज्यादा देखना पड़ेगा। अच्छा हुमायूं साहब, हमने देखा है कि खान साहब जो हैं वो फैज हमीद की बहुत तारीफ़ें करते थे, इंडोर्स करते थे उनके काम को, लेकिन आज उनका बयान आया है, गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है सहाफ़ियों की जानिब से, तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम फैज हमीद को इंडोर्स नहीं करते, उनके काम को नहीं करते, उनका एहतसाब होना चाहिए? उन्होंने तो खैर ये कहा कि एहतसाब सबका होना चाहिए, उनका भी हो रहा है तो अच्छी बात है। देखिए इस तरह है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिलीव करती है एहतसाब सबका होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, ये देखिए
मैं एज अ पॉलिटिकल लीडर हूं और मैंने 2018 का अभी गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है और इलेक्शंस की तरफ जा रहे, 3 महीने बाद इलेक्शंस होंगे जी। मुझे पता चलता है सही या गलत, मुझे पता चलता है कि मेरे 20 से 25 एमपीएस जो थे दे वर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, ओके। मैं उन 20-25 एमपीएस को अपनी पार्टी से निकाल देता हूं 3 महीने पहले इलेक्शन से। ठीक है। देखिए, ये एक ऐसा बंदा कर सकता है सिर्फ जो जिसकी प्रायोरिटी जो हो वो ये हो कि यार हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है। ठीक है, जब उसके सामने वो बात आ जाती है, अब आ जाती है कि वो जो तारीफ करते हैं वो उनके प्रोफेशनल वर्क की करते हैं। और बिल्कुल। मैं समझता हूँ हर वो लेफ्टिनेंट जनरल जो इस ओहदे पर आ जाता है, कोर कमांडर हो कोई भी हो, उसने कुछ अचीव किया होता प्रोफेशनली तो वो वहां पहुंचते ना। वैसे तो मैं आलू के छोले तो बेच के नहीं पहुंचता ना। तो उनकी काम की, और फिर खासतौर पर जब हम देखें कि DGISI होते हुए 2019 से लेकर 2021 के दरमियान में मिनिमम टेररिज्म हुई थी पाकिस्तान में, तो फिर उनकी तारीफ तो प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से करनी चाहिए। अब क्या एहतसाब होना चाहिए? यस, होना चाहिए। क्या उनका अकेला होना चाहिए? हमारे ख्याल में उनका अकेला नहीं होना चाहिए। हमारे ख्याल में हर वो शख्स जो इन्वॉल्व था, अच्छा अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा हुमायूं साहब, जब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जब हम फैज हमीद की बात कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, फौरी तहवील में दे दिया गया, और अब ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई के वाकयात से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह है कि 9 मई के वाकयात के लिए सबसे पहले आपको 9 मई के वाकयात का प्रूफ करना होगा कि 9 मई वॉज एक्चुअली हैपेंड इन। उसका बुखारी साहिबा कह रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, किस तरह कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ। अब उसको डिनाई तो नहीं कर सकते ना हुमायूं साहब? देखिए, लेट्स डू लाइक दिस ना, हम तो देखिए हम शुरू से कह रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई है कि जब फैज साहब को पकड़ा है और अभी 2 ब्रिगेडियर या 3 ब्रिगेडियर और एक कर्नल को पकड़ा है, तो फिर तो ये बात बनती है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसमें 9 मई के वाकया। और ये याद रखिए, एक बात याद रखिए, जब जिस दिन फिल्म रिलीज होती है ना, वो तो एक डेट होती है, लेकिन उस फिल्म के बनने में पूरा प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसे तो जब 9 मई को जब आप देखेंगे तो आप 9 मई को 9 मई के लिहाज से नहीं देखेंगे, दैट इज द क्रूशेंडो जो पीक था। आप देखेंगे कि 25 मई 2022, उससे तकरीबन साल पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वो अनाउंस किया था कि हम लोग 25 मई को मार्च शुरू करेंगे, तो 22 मई से पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, आप वहां से उठाना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जिस तरीके से पंजाब और केपी के दरमियान में खंदक खोदी गई, किस तरीके से लोगों को के ऊपर तशद्दुद किया गया, यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी तोड़ी गई, उनको डंडे मारे गए, वो सारी चीजें आप देखते जाएंगे। फिर किस तरीके से गोलियां चली, किस तरीके ये सारी चीजें हुई है, फिर किस तरीके से जो ये तो आप एक साल पुरानी बात बता रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक जब फिल्म बनती है तो उसकी कास्टिंग होती है, एक प्रोडक्शन हाउस को लिया जाता है, तो ये पहले ही प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ, देखिए ना, इस दौरान में मैं बात करता हूँ, इस दौरान में राना सनाउल्लाह साहब के बयान आप सुनते रहे, वो बार बार बयान देते थे कि जी हम किस हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, और हम हर जायज और नाजायज काम कर लेंगे इमरान खान को एलिमिनेट करने में। जब आप उन चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं तो देखिए, बाज लोग जो है ना, वो जिनका साइंटिफिक दिमाग होता है, वो इसको आपस में जोड़ना शुरू करते हैं कि यार ये सब कुछ है। उसके बाद जब दो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन शुरू हो जाती है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, उसके ऑर्डर की वायलेशन शुरू हो जाती है। फिर वो सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ये सारी चीजें इवेंट लीड करता। अच्छा, फिर 9 मई के तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब फिर कहते हैं, और आप उनके बयान सुन लें कि अगले 1 हफ्ता 2 हफ्तों में कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि ज़राए साहब इत्तलात मौसूल थी कि खान साहब कॉल देने वाले हैं, वो फिर ये भी कहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, कॉल देने वाले हैं, मेरी बात सुने, अगर कॉल देने वाले हैं तो आप मुझे एक बात बताएं, पंजाब की पुलिस
बजाय जाके कंटोनमेंट के सामने खड़ी हो जाए, वो कंटोनमेंट से हट क्यों रही थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक मतलब है। मेरा सवाल बनता है ना, कि वो जो लोग जो बाज लोग पकड़े गए थे, जिसको यास्मीन राशिद साहिबा उस वक्त पॉइंट आउट कर रही थी बाहर खड़े होके कि ये जो है ये शर्पस्ते के अंदर गए, वो इनको बाहर निकालो। ठीक है, तो वो कौन लोग थे? अच्छा फिर फिर ये बात भी मतलब तो एक सर्कुलेट हुई थी कि कोर कमांडर हाउस के बाहर जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो वहां मौजूद नहीं थे। देखिए, बहुत सारी चीजें थी, कोर कमांडर के बाहर कोई नहीं था, जो उनकी नफरी होती है वो नहीं थी। लेकिन फिर बाकी उस तो पे एक किसी कमेंट तरीके ये से भी था। आया कि हम इंतशार नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों का खून बहे, इसलिए हमने सिक्योरिटी हटा दी थी। ये नून लीग की तरफ से बयान आया था सर। देखिए मेरी बात सुने, वो सिक्योरिटी, देखिए अगर उनमें खून खराबा नहीं चाहते थे तो फिर तो वो शेरपाव ब्रिज के ऊपर ही रोक देते ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो ब्रिज को क्रॉस नहीं करने दिया, लिबर्टी से जब जा रहे थे उधर रोक देते। अच्छा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि अगर ये प्रूफ हो जाते हैं कि हमारे रहनुमा 9 मई के वाकये में मुलव्वस हैं तो फिर मैं माफी मांगूंगा, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो। जिस पे उज़्मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि सीसीटीवी फुटेज है 9 मई के वाकये की, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, आप टीवी चैनल्स पे देख सकते हैं, वो आप ही के लोग थे। देखिए, एक तरफ ये लोग सोशल मीडिया को पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, टेररिज्म कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आप टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनकी वीडियोस देख लें। मतलब मुझे समझ नहीं आती, आसमा बुखारी साहबा, उनको तो बेचारी को तो उनके एब्सेंट होने की वजह से आपने देखा है कल परसों क्या हुआ था कि वो एक लाइन जो था ना, वो लिखते हुए हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब थी वो बेचारी फंस गई थी, उनसे लिखा नहीं जा रहा था, फिर मजबूरन कैमरे को बंद करना पड़ा था। ठीक है ना? तो उनको तो चाहिए, उनको या मरियम साहिबा, मरियम औरंगजेब साहब को चाहिए कि इनको भी अकेला ना छोड़े, क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब बात आ जाती है, हम कहते हैं कि आप वो सीसीटीवी लाएं, हम जुडिशियल कमीशन बनाएं, के अंदर प्रेजेंट करें, हम भी उसके ऊपर गिरा करें, आप भी उसके ऊपर गिरा करें। अगर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी है, अगर कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लीडर उसमें मुलव्वस पाया जाएगा, उसको सजा भी दो। अच्छा। उसको हम पार्टी से भी निकालेंगे और उसके बिहाफ पे हम भी सॉरी कहेंगे। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं हमसे? अच्छा हुमायूं साहब, सियासत के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शेख रशीद साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर को नून लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जो है वो आ जाएगी, यानी कि एक अबूरी हुकूमत का फिर से आगाज होने वाला है और उसके बाद हम देखेंगे कि मुल्क भर में इलेक्शन होंगे। अभी हुकूमत आया, अबूरी हुकूमत 6 महीने रहती है या साल रहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अगर हुकूमत आ जाती है टेक्नोक्रेट्स की तो उसमें बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने जा रहा है। देखिए, मैं सच बात बताऊं ना, बीइंग अ पॉलिटिशियन, मैं ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अगर टेक्नोक्रेट पूरे 5 साल करने देते हैं हुकूमत। सॉरी, शहबाज शरीफ साहब को फिर पूरे 5 साल हुकूमत करने देते हैं सर। नहीं, शहबाज उनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर उनकी कैपेसिटी होती तो जो अभी तबाहियां मच रही हैं इस वक्त, वो कभी ना होती। अगर कैसे मुमकिन है कि माशी बहरान में हम फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएं? देखिए, मैं समझता हूँ जो असल देखिए बेसिक कॉज जो है ना पाकिस्तान की मुआशी प्रॉब्लम का, वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की सियासत जो है स्टेबल नहीं है। आप जब तक उसको स्टेबल नहीं करोगे, आपकी मुआशी हालत स्टेबल नहीं होगी। तो आप पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा, आप उसको मैनेज कर सकोगे। जब आपको प्रॉब्लम भी नहीं पता तो आप तो फिर जाहिलों की तरह इधर उधर भागते रहोगे ना। इनकी कैपेसिटी नहीं है इन लोगों ने, अनफॉर्चुनेटली। आपको क्या लगता है हुकूमत कब तक चलेगी? शेख रशीद साहब का तो एक बयान सामने आ गया है, मैं चाहती हूँ आप भी इस हवाले से कोई बयान दे दें। आप मुझे बात बताएं, हुकूमत चल रही है? सर, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे हैं, पीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने मौलाना साहब की बात सुनी थी? बिल्कुल, मैंने उनकी बात सुनी है। उन्होंने कहा था कि इनकी डोर किसी और के हाथ में। उन्होंने ये भी कहा था इनको सिर्फ कुर्सी मलने के लिए बिठाया। अक्सर हम जब मैच खेलने देखने जाते होते हैं तो साथ वाली सीट अपने दोस्त के लिए रखते हैं, तो एक रुमाल रख देते हैं या कुछ चीज रख देते हैं, यार तो इधर आके बैठे ना।
तो ये बेसिकली इनको उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब सीनियर रहनुमा है, सेनेटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।